हेलो नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, आज अपन लेके आए हैं थर्ड वीडियो जो कि NORCET नॉरसेट एम्स दिल्ली एग्जाम करवाने जा रहे हैं 1 सितंबर को। तो उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, एम्स दिल्ली के एग्जाम पैटर्न के एग्जैक्ट फॉलो करते हुए क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आप इन वीडियोज़ को देखने के बाद डिसाइड करना कि ऐसा ही पेपर आता है। अगर आपने एम्स दिल्ली का एग्जाम देखा हो, बहुत ही सोच समझ के गजब के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप जो है इस वीडियो को फर्स्ट से लेके एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको इस चीज़ का बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर ज़्यादा फालतू की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है जितने हो सके MCQ सॉल्व करना। और ये 80-20 वाला रेशियो का है ना, बिल्कुल से माइंड से निकाल देना। ये सोचो, हमारी तो 761 यानी 761 पोस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की मेल कैंडिडेट है, इन्हीं की आई है। फीमेल की वैकेंसी आई नहीं है। आई है तो क्या हो गया, अपन फीमेल थोड़ी है, उनका रिजर्वेशन अलग है, उनको छोड़ दो। अपने ये सोचो कि एम्स दिल्ली अकेला करवा रहा है, 761 पोस्ट ले रहा है, और वो भी अकेले मेल कैंडिडेट की आई है। ये सोच के तैयारी करो। फालतू में डिप्रेशन रखने से कोई मतलब नहीं है, तैयारी होगी नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी अगर 20 दिन पढ़ लेंगे तो क्या पता कहीं ना कहीं अपना 20 चांसेस हो जाए। 761 पोस्ट वैसे बहुत ज़्यादा होती है मेल कैंडिडेट की, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि जहाँ इतनी पोस्टें एक साथ आई हो। ओके, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको डिटेल से इसके बारे में बता देंगे कि आपको NORCET के अंदर जो है आपको कैसा एग्जाम पैटर्न मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न एग्जैक्ट दिल्ली एम्स करवा रहा है, दिल्ली एम्स ने ये चीज़ स्टार्ट किया है, तो एग्जैक्ट दिल्ली एम्स का एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। आपको बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ अपन डेली वीडियो लेके आएंगे। दिल्ली एम्स क्या करता है, इमेज बेसिस वीडियो बेसिस बहुत क्वेश्चन लेके आता है। पिछले एग्जाम के अंदर उसने क्या किया था, 200 क्वेश्चन में से 80+ क्वेश्चन है वो वीडियोस के, और अपने क्वेश्चन आए थे वो फोटोज इमेज दी थी अपने प्रोसीजर्स की। तो उनको अपने को बिल्कुल हताश नहीं होना है। डेली की तरह अपन जो है MCQs का वीडियो लगाएंगे, साथ साथ में जो है वीडियो बेसिस और जो इमेज बेसिस क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। जैसे आज मॉर्निंग के अंदर अपन ने है इमेज बेसिस क्वेश्चन को वीडियो अपलोड किया था, वो आप देख लेना। बाकी और भी वीडियोज बेसिस क्वेश्चन है, इमेज बेसिस क्वेश्चन है, जो सब के सब अपलोड करते रहेंगे। अपना आपको बिल्कुल से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट जहाँ हो सके 20 दिनों के अंदर आपका यहाँ पे कवर करवा दिया जाएगा। एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी सोल्व करने को मिलेगा। हो सकता है आपकी गाइड्स के अंदर बहुत क्वेश्चन हो, बहुत सोल्व कर रहे होंगे, पर ये जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको गाइड के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। एक क्वेश्चन भी अगर मैच कर जाए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना कि ये सर क्वेश्चन आपका जो है मैच कर गया है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा दिल्ली एम्स फॉलो नहीं करता, आप मुझे जरूर बता देना। स्पेशल एम्स दिल्ली के लिए ये प्रिपरेशन के लिए एग्जैक्ट उसी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन कम डिस्कशन करेंगे, पर जो करेंगे परफेक्ट करेंगे और यूजफुल करेंगे। फालतू का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका और नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इन्हीं का मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, और आपका तो बिल्कुल से नहीं करूंगा, क्योंकि आपका टाइम ये गोल्डन चांस है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत होगी भाषणबाजी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले कल का जो वीडियो रखा था अपन ने, जो मॉर्निंग के अंदर क्वेश्चन ऑफ द डे का जो क्वेश्चन था, उसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं पहले। तो यस्टरडे क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना था। तो आपका कमेंट आया था, अच्छा आया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया था। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है गन बायोप्सी। ये गन बायोप्सी है, ये जहाँ से बायोप्सी लेनी होती है, इस नीडल को इंसर्ट करके यहाँ पे इसके बटन लगा हुआ है, इसको कंप्रेस करने से वहाँ के जो लाइव टिश्यूज होते हैं उनको ये ले आता है। एक होता है बायोप्सी, एक होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी होता है वो डेड बॉडी का अगर टिश्यू कलेक्ट कर रहे हैं, सेल टिश्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। और लाइव पर्सन है, जिंदा इंसान की अगर सेल टिश्यू का सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। ओके, तो चलिए वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम खराब करे। तो वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इज। थर्ड स्टेज लेबर की 3 स्टेजेस होती हैं, तो थर्ड स्टेज लेबर होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है। ऑप्शन ए है PPH पोस्टपार्टम हेमरेज, ऑप्शन बी है पेरिनियल इंजरी, ऑप्शन सी है सब इन्वोल्यूजन, और ऑप्शन डी है यूट्राइन रप्चर। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, थर्ड स्टेज लेबर होता है, मतलब ऑलमोस्ट डिलीवरी वगैरह हो गई है, सब कुछ हो गया है, प्लेसेंटा भी डिलीवर हो चुका है। उसके बाद में कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है, तो उसके बाद में अपने को पता है, जैसे प्लेसेंटा सेपरेट होता है, जिस साइड में यूट्रस के अटैच होता है प्लेसेंटा, वहां से ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर ब्लीडिंग मैक्सिमम 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो वो PPH के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, तो PPH की कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमनली थर्ड स्टेज के लेबर के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो वो जाता है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। PPH होता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की।
फ्रेंड्स वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लो बर्थ वेट इन्फेंट इज। फ्रेंड्स लो बर्थ वेट इन्फेंट यानी इन्फेंट का वेट कितना होगा। इन्फेंट का नॉर्मल वेट अगर माने तो 2.5 to 3 kg मान सकते हो या 3.9 ऐसे मान सकते हो। 3.5 मतलब एवरेज अपन 2.5 मानते हैं, वैसे क्वेश्चन के हिसाब से होता है 2.5 to 3.5 मान सकते हो, 3.6 मान सकते हो, ये इसका एवरेज रहता है वेट का। तो इसने दे रखा है कि लो बर्थ वेट बेबी है यानी इन्फेंट है, यानी इन्फेंट का जितना वेट होना चाहिए था उससे कम है। तो कितने से कम होगा, 2.5 kg है यानी 2500 ग्राम है, उससे कम वेट है, तो ये लो बर्थ वेट इन्फेंट है। तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन कौन सी होगी। ऑप्शन ए है म्यूकस ड्रेनेज, और ऑप्शन बी है ब्रेन डैमेज, ऑप्शन सी है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और ऑप्शन डी है हेमरेज। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है मोस्ट कॉमनली लो इन्फेंट, जो लो बर्थ वेट का जो इन्फेंट होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि उसके लंग्स हैं फ्रेंड्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते। स्पिंगोमाइलिन और स्पिंगोमाइलिन जो होता है वो वहाँ पे प्रॉपरली नहीं हो पाता, लंग्स प्रॉपरली एक्सपांड नहीं हो पाते, और एल्विलाइज है वो कोलैप्स वगैरह होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड मोस्ट कॉमनली डेंजरियस कॉम्प्लिकेशन उस लो बर्थ इन्फेंट जो बेबी होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन, अगर रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ ऑप्शन आ रखा है तो अपन वही एग्जैक्ट करेंगे, ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। म्यूकस ड्रेनेज वगैरह, ये ब्रेन डैमेज, हेमरेज, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है। हेमरेज हो सकता है क्योंकि उसके अंदर वैसे तो हेमरेज के सबके चांसेस रहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से उनके 27, 910, 2, 7, 9, 10 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर होता है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। पर वो तो नॉर्मल पर्सन के जो टर्म बेबी होता है उसके अंदर भी चांसेस रहते हैं, उसके अंदर भी अपन विटामिन डी का इंजेक्शन जस्ट आफ्टर डिलीवरी इंजेक्ट करते हैं, लगाते हैं। तो लो बर्थ वेट बेबी का अगर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन वहां पे रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी रेट्रोवायरल एजेंट। एंटी रेट्रोवायरल यानी वायरल है उसके अपोजिट, उसके फंक्शनिंग को कम करने वाला, उसके वायरस को कम करने वाला कौन सा एजेंट है। ऑप्शन ए है एसिक्लोवीर, ऑप्शन बी है रिफाम्पिसिन, ऑप्शन सी है नेवरापिन, और ऑप्शन डी है सिप्रान। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो वो जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो नेवरापिन होता है ये एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती है फ्रेंड्स, जो कि वायरस होता है, जो वायरस रिलेटेड जो डिजीज होती है उसको क्या है कुछ हद तक कम करता है, क्योंकि वायरस को किल करने की, उसकी कैपेसिटी को कम करने की, उसके फंक्शन को स्प्रेस करने की कैपेसिटी नेवरापिन के अंदर होती है, जो कि एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग्स होती है उसके ग्रुप के अंदर उसके एजेंट के लिए माना जाता है, इसको एजेंट के लिए रूप में यूज में लिया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नेवरापिन। तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वुमेन हैज बीन पुशिंग इफेक्टिवली फॉर 1 hour, ए नर्स शुड डिटरमाइन साइकोलॉजिकल नीड एट द टाइम ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये एक फीमेल है जो कि पिछले 1 घंटे से इफेक्टिवली पुशिंग कर रही है। पुशिंग कर रही है यानी कंप्रेस, यानी जोर लगा रही है, कंप्रेस कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है, यूट्रस का प्रेशर लगा रही है बेबी बर्थ के लिए, क्योंकि उस टाइम है मोस्ट कॉमनली जो फीमेल प्रेशर लगाती है उस पर डिपेंड करता है बेबी का जो डिलीवरी होगा वो प्रोलॉन्ग टाइम से होगा या शॉर्ट टाइम के अंदर डिलीवर हो जाएगा। तो फीमेल है 1 घंटे से पीछे पुशिंग कर रही है पिछले 1 घंटे से, तो नर्स शुड डिटरमाइन साइकोलॉजिकल नीड एट दिस टाइम इज। तो नर्स क्या इसको डिटरमाइन करेगी, उसको क्या बोलेगी कि आपको क्या करना है। ऑप्शन है चेंज पोजिशन फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी है रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है कंज्यूम ऑरल फूड एंड फ्लूइड, और ऑप्शन डी है एम्बुलेट। तो फ्रेंड्स फीमेल है पिछले 1 घंटे से पुश कर रही है, बेबी को प्रेशर लगा रही है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आया है, मतलब डिलीवरी वगैरह नहीं हुई है। तो जो नर्स है, नर्सिंग ऑफिसर है, वो क्या बोलेगा, वो कहेगा जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, ऑक्सीटोसिन की वजह से स्पॉन्टेनियसली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है,
अगर जब जिस टाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, आपको लगे कि अभी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस टाइम आपको अपना प्रेशर लगाना है, उस टाइम पुश करना है। उस टाइम करोगे तो इफेक्टिवली आपकी डिलीवरी हो सकती है। ये आपको है उसको एडवाइस करना है, ये उसको साइकोलॉजिकली बताना है। ओके, और तब तक जब तक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जैसे एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आके रुका, जस्ट नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उस टाइम आप रेस्ट करो, ताकि फैटिग वगैरह थकान ना हो। नहीं तो फीमेल अगर लंबे टाइम तक पुशिंग प्रेशर लगाती रहेगी तो वो थक जाएगी, तो लास्ट के अंदर बहुत डेंजरियस कंडीशन वहां पे देखने को मिल सकती है। लेबर प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है, क्योंकि वो तो फीमेल थक चुकी है, 1 घंटे से पिछले फुसिंग कर रही है, फिर प्रेशर लगा रही है, फिर भी बेबी बर्थ नहीं हुआ, तो थोड़े टाइम और करेगी तो वो जाहिर सी बात है थक जाएगी, तो जिसकी वजह से इफेक्टली लेबर टाइम पे नहीं होगा, प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है। अगर बीच बीच में जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है उस टाइम अगर रेस्ट करेगी फीमेल, तो वो प्रॉपरली इफेक्टिवली फुसिंग करके प्रेशर लगा के है बेबी डिलीवर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं वो जाता है ऑप्शन सी, बी इज राइट आंसर। रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उनका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जैसे एक कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आता है, उससे पहले बीच के टाइम में आपको रेस्ट करना है। रेस्ट करने के लिए प्रॉपर फीमेल को बोलना है ताकि फैटिक जैसी कंडीशन से बचाया जा सके। ओके, तो चलिए फ्रेंड बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए मील कंटेनिंग 30 mg of carbohydrate, 15 mg of fat, 9 mg of protein, given total calories। आपको टोटल कैलोरी काउंट करके बताना है कि इसके इतना इतना कंटेन अगर किसी खाने के अंदर है, मील के अंदर है, फूड के अंदर है, भोजन के अंदर है, तो कितना कैलोरी है उस क्लाइंट को, उस पर्सन को जो इसको कंज्यूम करेगा उसको मिलेगी। तो आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे। पहले तो कार्बोहाइड्रेट 1 mg कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो होता है वो होता है 4 जो है किलो कैलोरी एनर्जी होती है 1 mg कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और 1 mg फैट के अंदर होती है 9 किलो कैलोरीज, और 1 mg प्रोटीन के अंदर होता है 4 किलो कैलोरीज। तो आपको इसको मल्टीप्लाई कर लेना है डायरेक्ट। कैसे करोगे कि 30 mg है कार्बोहाइड्रेट है, और 1 mg कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है 4 किलो कैलोरी होती है, तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट की कितनी कैलोरी बन रही है वो आ जाएगी। यस ई, जैसे मैं बात करूं इसका तो 120 किलो कैलोरी है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट का आ गया सिंगल। अब बात करूं कि इसके बारे में कि 15 mg फैट है, 15 mg फैट है, 1 mg फैट होता है 9 किलो कैलोरी एनर्जी अपने को प्रोवाइड करवाता है। तो 15 mg अगर फैट है तो इसको 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे अपने को पता चल जाएगा कि 50 mg फैट है उससे कितनी एनर्जी मिलती होगी, जो कि एवरेज में अगर आपसे बात करूं तो 135 अपना इसका आता है। आप इसको गुणा करके देख लेना, 15 को 9 से गुना करेंगे तो 135 जो है किलो कैलोरी आ जाएगी। बात बचती है प्रोटीन की। प्रोटीन है 9 ग्राम 9 mg, तो 1 mg के अंदर प्रोटीन के भी 4 किलो कैलोरी होती है, तो 9 चौका 36, यानी 9 mg अगर प्रोटीन है तो 36 किलो कैलोरी यहाँ पे अपने को एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट से मिली 120 और फैट से मिली 135 और अपने प्रोटीन से मिली 36। अगर इनको टोटल को अपन काउंट करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर की मैं बात कर लेता हूँ, तो वो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 291 किलो कैलोरी है टोटल यहाँ पे इस खाने के अंदर मिलेगी। आपको जनरली ऐसे ही काउंट करना है, ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कई बार पूछ लिया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के 1 mg के अंदर 4 किलो कैलोरी होती है, फैट के 1 mg के अंदर 9 किलो कैलोरी होती है, और प्रोटीन के 1 mg के अंदर 4 किलो कैलोरी होती है। तो आपको इनको जितना mg दे रखा है उनको मल्टीप्लाई करके आपको इसका टोटल करके निकाल लेना है, ताकि आपको पता चल सके कितनी किलो कैलोरी है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 291 किलो कैलोरी यहाँ पे जो है एनर्जी मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, हेल्यूसिनेशन इज कॉज्ड बाय। हेल्यूसिनेशन होता है एक इल्यूजन होता है, आपको पता है। तो हेल्यूसिनेशन की किसकी वजह से होता है, किसका कारण है, ये क्या कारण है इसका? ऑप्शन ए है मेंटल इलनेस, ऑप्शन बी है इन्फेक्शियस डिजीज, और ऑप्शन सी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, और ऑप्शन डी है डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
तो हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन है अपनी माइंड किस से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो इन्फेक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रिप्रोडक्टिव से इसका कोई लेना देना ही नहीं है, नेड़े तेड़े की डिजीज नहीं है। ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल से बेसिक, जिसको नहीं पता हो वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। बाकी अपने को करना क्या है, अपने को ये करना है सबसे पहले रॉन्ग आंसर जो है उसको हटा देना है, ताकि अपने पास ऑप्शन कम बचे और एग्जैक्ट अपना आंसर के ऊपर जा सके। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करूं तो वो जाएगा इसका मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस राइट आंसर जाएगा, क्योंकि मेंटल से रिलेटेड, मानसिक से रिलेटेड इसका जो है डिसऑर्डर है ये हेल्यूसिनेशन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। VDRL टेस्ट इज परफॉर्म टू डायग्नोस विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। VDRL की फुल फॉर्म होती है, इसका है किसके डायग्नोसिस के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी है सिफेलिस, और ऑप्शन सी है माइस्थेनिया ग्रेविस, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, VDRL डिजीज होती है टेस्ट होता है, ये किसकी असेसमेंट, किसी डायग्नोसिस के लिए मोस्टली यूज में लिया जाता है। ये क्वेश्चन अपना रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ वो जाता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिफेलिस होता है, इसका कंफर्म टेस्ट करने के लिए VDRL टेस्ट है, इसको फाइंड आउट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ताकि पता किया जा सके कि सिफेलिस टेस्ट पॉजिटिव सिफेलिस है या नेगेटिव है। इसको डिटेक्ट करने के लिए विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, जो कि VDRL की फुल फॉर्म होती है, इसको परफॉर्म किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर था वो ऑप्शन बी था। बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ऑल आवर रिस्क फैक्टर फॉर इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एक्सेप्ट का क्वेश्चन आया। एक्सेप्ट के क्वेश्चन वैसे बहुत सोल्व कर लिए हैं अपन ने, आपको इस चीज का भी यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है तो रिस्क रहता है सबका, एक को छोड़ के। ऑप्शन ए है डायबिटीज, ऑप्शन बी है एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन, और ऑप्शन सी है मल्टीपेराइटी, और ऑप्शन डी है ओबेसिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर की बात करता हूं जाता है मल्टीपेराइटी। मल्टीपेराइटी होता है, ये कोई इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का कारण नहीं है, ये कोई रिस्क नहीं है, और हो सकता है एक्सोजीनियस एस्ट्रोजन हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ये इसका कारण हो सकता है, हाई रिस्क फैक्टर हो सकता है इंडोमेट्रियल जो है कार्सिनोमा का। मल्टीपेराइटी है, इसका बिल्कुल से कॉज यहाँ पे नहीं होता। तो राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ एक्सेप्ट दे रखा है। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, द नर्स इज केयरिंग फॉर serial client who will undergone diagnostic test. Which client most nurse ask about allergy to selfies? फ्रेंड्स, एक केयर कर रही है नर्स, सीरियल क्लाइंट है जो कि अंडरगोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा उनका, उसके लिए जा रहा है क्लाइंट। तो जो नर्स है मस्ट आस्क क्या पूछेगी कि उसको क्या सेल्फिश से एलर्जी है। सेल्फिश से एलर्जी है ये पूछेगी, तो मान के चलो वो ये अगर क्वेश्चन कर रही है तो वो शायद किस टेस्ट के लिए जा रहा होगा। एक्सरे के लिए जा रहा है क्या, ब्लड के लिए टेस्ट के लिए जा रहा है, कि यूरिन के लिए जा रहा है, ये मतलब ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि एलर्जिक सेल्फिश से कोरिलेट करता है, इससे कहीं ना कहीं लिंक होता है। ऐसा कौन सा टेस्ट है, वो टेस्ट अपने को बताना है कि उस टेस्ट के लिए शायद क्लाइंट जा रहा है। इसलिए नर्सिंग ऑफिसर ने ये पूछा कि एलर्जी है क्या आपको सेल्फिश से, आपको ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए है EEG, जो कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, एक्टिविटीज होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। मॉर्निंग का जो अपना वीडियोस था इमेज बेसिस क्वेश्चन का, उसके अंदर इसकी इमेजेस वगैरह अपने दे रखी थी EEG की। ऑप्शन बी है ए स्लिप स्टडी, ऑप्शन सी है MRI एग्जामिनेशन, और ऑप्शन डी है CT स्कैन। तो फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, जब CT स्कैन होता है ना, उस टाइम सेल्फी से एलर्जी है या नहीं है उससे पहले डिटेक्ट करना होता है। अगर सेल्फी से एलर्जी होती है तो उसको है जो डाई होती है, कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं पहले, उसके बाद CT स्कैन किया जाता है, ताकि जहाँ पे ब्लॉकेज एबनॉर्मलिटी हो इजीली डिटेक्ट किया जा सके। कि कॉन्ट्रास्ट जो डाई होती है वो इजीली विजिबल हो जाती है, दिख जाती है CT स्कैन के अंदर, कि वो कौन कौन सी वेन से, कौन से आर्टरी से कहाँ गई और कहाँ जाके ब्लॉक हुई है, कहाँ जाके ठहर गई है, वहाँ पे अपनी एबनॉर्मलिटी होगी। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए
कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करते हैं तो पहले उसको पूछ लेते हैं, जिस पर्सन को सेल्फी से एलर्जी होती है उसको कॉन्ट्रास्ट डाई से भी एलर्जी होगी, तो पहले ही अपने को ध्यान में रखना है। अगर उसको एलर्जी हो रही है तो कॉन्ट्रास्ट डाई उसको नहीं देंगे, फिर डॉक्टर अलग प्रेस्क्राइब करेगा, उसके हिसाब से उसका डायग्नोसिस किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सीटी स्कैन के अंदर मोस्टली ये पूछा जाता है, ये किया जाता है। ओके, चलिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, विच टेस्ट फॉर डायबिटीज मेजर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा टेस्ट मेजर करते हैं डायबिटीज के अंदर जिससे अपने को लंबे टाइम तक का मैनेजमेंट, यानी डिजीज कितने टाइम से है, कब तक है, इसकी पीछे का हिस्ट्री देखना है, तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ऐसा कौन सा टेस्ट अपन परफॉर्म करते हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ऑप्शन बी है फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट। ऑप्शन सी है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है लॉन्ग टाइम दे रखा है इसने, अगर ये क्वेश्चन के अंदर नहीं होता तो कोई भी आंसर इसके अंदर जा सकता था। डायबिटीज को असेस करने के लिए फिंगर टिप है, इसका भी यूज में लेते हैं, और फास्टिंग ब्लड शुगर का इसका भी यूज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं था। अगर लॉन्ग टाइम का अपने को असेस करना है कि लंबे टाइम से इसकी बैकवर्ड हिस्ट्री है, उसके अंदर इसको डायबिटीज रहा है नहीं रहा, उसका शुगर लेवल क्या रहा है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपने को ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। HbA1c आपने सुना होगा फ्रेंड्स, HbA1c ये टेस्ट अपने मोस्टली वो नाम अपने नहीं देखते, मोस्टली ये नाम तो देख ही लेते हैं। HbA1c टेस्ट होता है, उसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट, जो कि पीछे का 19 डेज यानी 90 दिन तक, 3 मंथ तक का जो टाइम पीरियड का शुगर लेवल, पीछे 3 मंथ तक शुगर उसका कितना रहा था, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट इफेक्टिव होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका। ओके, तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो आपको बता देना है। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का भी क्वेश्चन आपने रख दिया है डेली की तरह आपके लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे देना है। और फ्रेंड्स एक बार आपको और बता देते हैं कि आपको अगर इफेक्टिव स्टडी करनी है तो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होगा किसी से भी, जैसे होगा वो उन्हीं के हिसाब से होगा। यूनियन काम कर रही है, अगर आपको कहीं बुलाएंगे, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आपको उस टाइम आगे जरूर जाना है, पर अभी अपने को कोई इंटरफेयर नहीं करना, अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना है। जब भी आएगा मैसेज व्हाट्सएप पे, ग्रुप या फेसबुक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है यूट्यूब पे, अगर अपने को इन्फॉर्म मिलती है कि भाई वहाँ सब के सब इकट्ठे हो रहे हैं, अपने को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत दिखाने का टाइम आ गया है, तब आपको वहाँ पे जाना है। वैसे अपने को फालतू की बातों में नहीं पड़ना है, अपने से कुछ नहीं होगा। इतनी इतनी बड़ी यूनियंस हैं, इनसे कुछ नहीं हो रहा तो अपन अकेले क्या कर सकते हैं? अकेला बंदा कहीं जाके भी नहीं रह सकता। अगर उनका फॉलो करेंगे, उनके साथ बने रहेंगे तो मजबूती आएगी, उस वजह से अपने को जो है जीत मिलने का चांसेस रहता है, क्योंकि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, अकेले से कुछ नहीं होगा। और जब तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आता तब तक आप जो है कंटिन्यू जितनी स्टडी हो सके, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी है, डेली के उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मात्र क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। थ्योरी के बिल्कुल हाथ नहीं लगाओ तो मेरे हिसाब से बढ़िया है। बाकी आपकी सोच है कि थ्योरी आपको पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। मैं तो यही एडवाइस करूंगा, बिल्कुल से आप थ्योरी को अवॉइड कर दो, बिल्कुल से थ्योरी को देखो भी मत। एक बार जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो, ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कैच किया जाता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम तो अपन अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने को ऐसा अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे इसका ऑप्शन चूज करना होता है, और ये हो सकता है ऑप्शन इसका राइट हो। ऐसे करके अपना थोड़ा माइंड है कैच करने लग जाता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अभी अपने पास मान के चलो एवरेज 20 दिन है बाकी, तो अपन डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इसका अपने को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। थ्योरी को पढ़ोगे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, आप एक सब्जेक्ट कवर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी लेंथी चीज़ें होती है थ्योरी के अंदर, तो आपको उस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना है। ओके, और ये वीडियोस को टाइम दे रहे हो, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। आपका क्या है, बुक पढ़ते पढ़ते है ना थक जाते हैं, 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे के बाद, फिर क्या है कोई दूसरा कोई चीज़ मिले ना अपने को पढ़ने का मीडियम मिले, तो अपने को क्या है इजिली वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मान के चलो मोबाइल 3 घंटे चलाया तो अपन 1-2 घंटे बुक उठा सकते हैं। अगर 2-3 घंटे अपने बुक के साथ पढ़ाई की
तो अपने को ऐसे बोले कि यूट्यूब पे वीडियो देखना है, तो अपने को क्या है, कुछ नहीं करना, लीड लगाया या फिर बैठे रहे और सुनते रहे, क्वेश्चन ये बोल रहा है, आंसर ये बोल रहा है, इसके पीछे ये लॉजिक है, तो वो आगे वाला बोल देता है, तो आपको कुछ मेहनत नहीं करना होता, आपका रिलैक्सेशन भी हो जाता है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं और आपकी बुक की भी पढ़ाई हो चुकी है। और उसके बाद भी आपको चाहिए कि खुद मोबाइल से और पढ़ना है, तो बहुत सारी टेस्ट सीरीजें चल रही है फ्रेंड्स, उनको आप देख लीजिए ऑनलाइन अपने भी यूट्यूब चैनल पे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। अभी हाल फिलहाल में अपलोड नहीं किया है, ओल्ड है, पर आपको नर्सिंग के क्वेश्चन चाहिए, जो भी हो कहीं से भी हो आपको मिलने चाहिए। तो अपने बहुत सारी पीछे की वीडियोज हैं, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अलग अलग टेस्ट सीरीज के पासवर्ड और लिंक दिए हुए हैं, आप अगर चाहो तो देख सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी वो लाइव है। ओके, तो आपके लिए फ्रेंड्स इतना ज़्यादा नहीं, अभी आज आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रख दिया है, आपका टाइम जो है गोल्डन चांस है फ्रेंड्स, यही कहेंगे। इतनी वैकेंसी नहीं तो भविष्य में कभी आई है, पीछे का इतिहास है, और नहीं जहाँ तक पॉसिबल हो वैकेंसी आएगी भी नहीं ऐसी, और 12 महीने तक तो सोचना भी मत ये वैकेंसी जाने के बाद, क्योंकि NORCET का मतलब ही यही होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन इंडिया ट्यूबरकुलोसिस मदर इज एडवाइज फॉर ऑल एक्सेप्ट यहाँ भी दे रखा है। तो एक ट्यूबरकुलोसिस की मदर है जिसको टीबी है, मदर को टीबी है, तो अपने को क्या एडवाइस देनी है, एक एडवाइस इसके अंदर नहीं देनी। ऑप्शन है इसके अंदर कौन सी एडवाइस नहीं देनी है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है ATT टू मदर, एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी टू मदर। ATT की फुल फॉर्म होती है एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी। ऑप्शन बी है गिव बेबी BCG। ऑप्शन सी है विदहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो आपको फ्रेंड्स, अपन तो आज की तो बात है नहीं कोई, अपन तो पुराने मेंबर हैं, अभी तो ABCD तो अपने को लिखना ही नहीं है बिल्कुल से, आपको ऑप्शन का नाम देना है, क्योंकि फ्रेंड्स अपने बहुत ज़्यादा जो प्रीवियस ओल्ड वीडियो हैं पता नहीं कब कब के, उनके भी क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन अभी तक आ रहा है, क्योंकि अपना तो सदा से यही रहा है कि अपनी वीडियो के अंदर आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं ताकि आप अपना रिस्पॉन्स दो, फीडबैक दो, एक्टिव रहे इससे, और हमें भी लगे कि हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो एक्टिव हैं, हमें रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो खुश हैं इस चीज़ से, तो हम और भी अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस जो पुराने टाइम में जो वीडियो थे उससे अभी कुछ इंप्रूवमेंट है, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दी है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, लाइव क्लास स्टार्ट कर दी है, और वीडियो बेसिस, इमेज बेसिस क्वेश्चन भी ले आए हैं, सब कुछ आपने ऑलमोस्ट स्टार्ट कर रखा है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इंप्रूवमेंट होता है फ्रेंड्स, करने से होता है, आपके सहयोग से होता है, आपके रिस्पॉन्स की वजह से होता है, आप जैसा एक्टिव रहते हो, हमें रिस्पॉन्स देते हो, उसी के हिसाब से अपन काम करते हैं। ओके, तो इसका आंसर आपको ABCD ना देके ATT टू मदर, गिव बेबी BCG, विदहोल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, नॉन ऑफ दीज, ऐसे करके आपको आंसर लिख देना है। ओके, तो कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना कि सर वीडियो अच्छा था, घटिया था, सही था, NORCET के लिए इफेक्टिव नहीं था। फ्रेंड्स एक बात और बताते हैं, NORCET इस बार अपने निकाल दिया तो बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। 12 महीने तक कोई भी वैकेंसी आएगी तो NORCET में जो क्लियर है, जिसने क्लियर कर पाए उसको डायरेक्ट लिया जाएगा बिना किसी एग्जाम के, उस चीज़ का भी अपने को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना। ओके, तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही देना है, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना है, क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स कमेंट क्या आते हैं, सर आज आपने वीडियो अपलोड नहीं किया, मैंने क्या किया सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन नहीं आया, आपने शायद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया होगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। अगर ऑल पे कर दोगे तो जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड करूंगा विद इन सेकंड के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। आप एक बार नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ओके फ्रेंड, तो थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखना, अपनी स्टडी को। ओके, थैंक यू, गुड बाय।